जाएगा। सुशील भोजवानी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। सुशील ऑफ कोर्स अब अपनी फर्म रन करते हैं, लेकिन बाजार के पुराने रह चुके हैं, हम लोग के कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, और ऑफ कोर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सेल्स, एक्विटी सेल्स, हार्डकोर एक्विटी सेल्स कर चुके हैं। तो सुशील, आप तो एकदम फ्रंट फुट पे रह के एक तरफ ब्लॉक्स हो रहे हैं, रिजल्ट एनालिसिस हो रहे हैं, क्या ट्रेड बन रहा है नेक्स्ट, वो सब आप करके अब थोड़ा सा अपनी कुर्सी पे थोड़ा सा आप आराम से बैठे हुए ताकि बिगर कॉल्स, मच फोकस्ड कॉल्स ले सकें। पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस, आपने ये स्टेप लिया एंटरप्रेन्योरशिप का। अब ये बताइए कि आप अपने बड़े क्लाइंट्स को किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज जनरेट कर रहे हैं। पहले बाजार पे कॉल बताइए, फिर हम स्टॉक्स पे और सेक्टर से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें होस्ट करने के लिए, और मेरी तारीफ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू अजय जी फॉर ऑल द अप्रिसिएशन। तो जैसे अभी बाजार के लिए अगर हम देखें तो आपका, जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि 16,800 जो था वो लेवल अभी 17,200 की तरफ आ गया है। फिलहाल हम बाजार को रेंज बाउंड देख सकते हैं 16,800 से 17,800 के बीच। और थोड़ा सा मेरा नेगेटिव बायस है बाजार की तरफ। मुझे भारतीय बाजार के लिए ऐसी कोई दिक्कत दिखती नहीं, बट अगर मैं देखूं ग्लोबली, अगर आप देखें ग्लोबल बाजार जो है, वहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर मुझे थोड़ी दिक्कत दिखती है विद रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन। यूएस का कल डेटा आया, जीडीपी का जो नेगेटिव आया, वो थोड़ा एक रिसेशन लाइक पोजीशन यूएस की बन रही है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो मुझे लगता है वहां से थोड़ी दिक्कत आ सकती है इंडियन मार्केट्स के लिए। और खास करके अगर आप देखें तो महंगाई के चलते ग्लोबल मार्केट्स में, जर्मनी में, स्पेन में, लगभग 40 साल पुराने इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स है उनको, उनके ऊपर जा चला गया है इन्फ्लेशन अभी। उसको देखते हुए, उस नजरिए को देखते हुए, प्लस अभी उनकी करेंसी भी और डिप्रिशिएट हो रही है यूएस के अगेंस्ट, तो आपका जो परचेसिंग पावर है उस कंट्री का वो भी और थोड़ा कम होते जाता है। तो इन सब नजरियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन कंट्रीज में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, उनके चलते ग्लोबल मार्केट्स थोड़े वीक रह सकते हैं, जिसके चलते मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स पे थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। बट अगर मैं देखूँ इस बार के जो नतीजे रहे हैं इंडियन मार्केट्स के, वो थोड़े सरप्राइजिंग रहे हैं। मेरी एक आशा थी कि मार्जिन के लिए थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा इंडियन मार्केट्स में, कंपनीज में, लेकिन आई थिंक इंडियन कंपनीज ने अभी तक काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, मार्जिन काफी अच्छे से मेंटेन किया है। कुछ जगहों पर कॉस्ट कंट्रोल करके उन्होंने एक्चुअली जो भी उनका रॉ मटेरियल का मार्जिन आना चाहिए था इम्पैक्ट, वो उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया है, और ये आपने सीमेंट के नतीजों में और एफएमसीजी के नतीजों में ऑलरेडी एक तरह से दिख रहा है। वो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट जैसे मैंने कहा कि मेरी एक छोटी सी मुझे लगता है जो आ सकती है दिक्कत, वो ग्लोबल मार्केट से आ सकती है। तो देखिए, उसको तो नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। लेकिन ये बताइए कि कहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है अभी इस बाजार में, भले ही रिजल्ट्स के हिसाब से या इवन अर्निंग्स मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं पे। तो मुझे, मतलब इस महंगाई के नजरिए को देखते हुए, मैं एक तरह का व्यू बनाता हूँ। वो जो व्यू मेरा बन रहा है वो ये बन रहा है कि कुछ कंपनीज हैं जो ये प्राइस एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और कुछ कंपनीज हैं जो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से उनकी मार्जिन को इम्पैक्ट आ सकता है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एफएमसीजी है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी कंपनी है एफएमसीजी में, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, डाबर हो या मैरिको हो, वो इस प्राइस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे और वो कस्टमर को, कंज्यूमर को पास ऑन भी कर पाएंगे। जिस तरीके से अभी तक आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी नतीजे देखे हैं, उन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है उनके प्रोडक्ट बिजनेस में, होम केयर बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज में अभी वैल्यूएशन का भी थोड़ा कंफर्ट है, क्योंकि उनमें एक तरह का टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी एक सेक्टर हो सकता है जहां पर आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं यहाँ से। दूसरे जो मैंने जैसे कहा कि मुझे लगता है कि जहां पर आप प्राइस के सप्लायर हैं, जैसे कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज हैं, तो कुछ इलेक्ट्रोड कंपनीज है जैसे ग्राफाइट, एचईजी, वहां पर मुझे लगता है कि उनके वॉल्यूम्स भी अच्छे रहेंगे, बिकॉज रशिया और चाइना से अभी इलेक्ट्रोड सप्लाई थोड़ा धीमा है, और प्राइसिंग का उनको अच्छा स्टेबिलिटी मिल रहा है ये क्वार्टर में। तो मुझे लगता है उसके चलते ये कंपनीज को काफी मुनाफा हो सकता है, क्योंकि उनको एक वॉल्यूम प्लस प्राइस दोनों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रोड कंपनीज हैं जो मुझे लगता है काफी अच्छा कर सकती हैं।
उसके अलावा मुझे लगता है जैसे सप्लायर्स हैं कार्बन ब्लैक के, जैसे फिलिप्स कार्बन ब्लैक एक कंपनी है जो मुझे लगता है कि अगेन रशिया से सैंक्शंस होने के करीब यूएस और यूरोप में सप्लाई कटेगा और इंडिया इसका सप्लाई बढ़ा सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज भी काफी इस तरह के इस माहौल में फायदेमंद रह सकती हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि थोड़ा कमोडिटी और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अगर हेज करना है तो गोल्ड में भी निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड इज मतलब सोना जो है वो एक परफेक्ट हेज होता है इन्फ्लेशन के लिए। तो उसके चलते मुझे लगता है सोना भी काफी अच्छा कर सकता है। बिल्कुल सुशील जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम। ऑफ कोर्स जहां पर आप सेक्टर स्पेसिफिक कमोडिटीज़ पर भी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ तमाम सेक्टर्स हैं जो कि अब पीएलआई स्कीम से भी जुड़े हुए हैं और उनके बेनिफिशियरी भी यहां पर नज़र आ रहे हैं। कह लीजिए टेक्सटाइल स्पेस है, डिफेंस स्पेस है, ऑटोमोबाइल है, जहां पर सरकार का फोकस लगातार दिख रहा है। पर्टिकुलरली टेक्सटाइल स्पेस पर आपका नज़रिया या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेस जिस पर आप अपनी राय देना चाहें? सो टेक्सटाइल्स में लगभग 1.5 साल से इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी अच्छा फायदेमंद चीज ये रही है कि यूएस ने जब से चाइना के ऊपर सैंक्शन डाला है, स्पेसिफिकली जो चाइना का एक रीजन है शिनचियांग, उसके ऊपर जब से सैंक्शन डाला है तब से कॉटन सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया ग्लोबली। उस चक्कर में इंडियन कंपनीज को काफी मुनाफा हुआ है, स्पेशली यार्न और फैब्रिक कंपनीज और इवन अपैरल कंपनीज टू दैट एक्सटेंट इसका मुनाफा ले रही है। अब फोकस जो रहा है गवर्नमेंट का वो मैनमेड फाइबर्स की तरफ चला गया है। उसके चलते काफी कंपनीज हैं जिन्होंने इस पीएलआई के अंडर में अप्लाई किया है। उसमें से कुछ कंपनीज वैसे ही काफी अच्छा कर रही थी बिकॉज वो कॉटन बेस्ड थी, लेकिन अब मैनमेड फाइबर पे भी फोकस करेंगी। तो वहां चलते हैं, मुझे लगता है कुछ कंपनीज हैं जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट, जहां पर हम काफी पॉजिटिव हैं काफी समय से। डिस्क्लोजर की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स इसमें इन्वेस्टेड भी हैं। और दूसरी कंपनीज हैं जैसे फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज हैं, अरविंद लिमिटेड हैं। ये सब कंपनीज को मैनमेड फाइबर्स में मुनाफा हो सकता है। ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज को ज्यादा मुनाफा होगा। मेन ऑटो ओईएम्स को शायद ये महंगाई के चलते और सेमीकंडक्टर इशू के चलते थोड़ा वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन काफी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट मार्केट में फोकस्ड हैं, उनको इस चीज का काफी मुनाफा हो सकता है। तो मुझे लगता है कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जैसे मिंडा इंडस्ट्रीज हैं या फिर सुप्रजीत इंजीनियरिंग है, ये कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद रह सकता है ये माहौल। All right, absolutely. Welcome to ET Now with सुशील, प्रियंका here. हमसे एक और व्यू जानना चाहेंगे। ओवरऑल अगर मैक्रो फ्रंट पे हम देखें तो अब तो खैर आदत हो गई है कि क्रूड ऊपर के लेवल्स पे है, लेकिन एक साथ में अच्छी बात भी है कि अब क्रूड नीचे भी आ रहा है। लेकिन कितना हद तक मार्केट्स किस कंफर्टेबल लेवल में ऐसे इक्विटीज देखती हैं? अगर आप देखें हिस्टोरिकली और पहले अगर आप देखें कि कई सालों तक 20-25 सालों तक भी आप हिस्ट्री में जाएं और देखें तो क्रूड अगर $100 के ऊपर रहा है तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। जनरली मार्केट्स रेंज बाउंड से नेगेटिव रहे हैं ऐसे माहौल में। अगर मैं बहुत ज्यादा दूर ना जाऊं तो एक 12 से 14 का जो पीरियड था जहां पर क्रूड कंसिस्टेंटली $100 के ऊपर रहा था, वहां पर एक्चुअली अपने मार्केट्स भी, इंडियन मार्केट्स भी थोड़े रेंज में ही रहे थे। जब तक क्रूड $100 के ऊपर रहेगा मुझे लगता है थोड़ा सा इशू रहेगा विथ रिगार्ड्स टू, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही होता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो हर तरह से, और फ्रेट कॉस्ट जो है वो हर तरह से बढ़ता है। इस चक्कर में कंपनीज के लिए कॉस्ट बढ़ जाता है और हर एक कंपनी को कॉस्ट पास ऑन करना पॉसिबल नहीं होता। उस चक्कर में उनको एक मार्जिन इम्पैक्ट लेना पड़ता है। तो मेरा व्यू यही है कि अगर $100 के ऊपर क्रूड रहेगा तो मार्केट शायद रेंज बाउंड ही रहे। अगर $100 के नीचे क्रूड गिरता रहे तो फिर मुझे लगता है कि पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है भारतीय मार्केट की तरफ। राइट। इनफैक्ट अभी हम बात ही कर रहे थे कि बाजार खींच तो अच्छा रहा है, कल भी खींचा था, डेज हाई में बंद किया, आज भी काफ़ी स्ट्रांग था फर्स्ट हाफ में। तो थोड़ा अगर वहाँ से टॉप से अगर 100-150 पॉइंट निकल जाता है तो इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप निफ्टी को देखें इंटरडे तो आप देखेंगे कि डेज हाई से प्रॉफिट टेकिंग सेट हो रही है। तो एक तो आपने बता दिया कि आइडियाज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जहाँ में 25% प्लस की अर्निंग्स ग्रोथ आपको नज़र आती है, कोई बड़ा डाइल्यूशन नहीं है, कोई ज़्यादा डेट नहीं है, कुछ आपको दिख रहा है इस तरह के कुछ आइडियाज़? हाँ, तो 2-3 आइडियाज़ हैं जो, जैसे मैंने कहा कि जो माहौल है उसमें
एक तो मेरे को ये भी लगता है कि लार्ज कैप्स जो हैं वो थोड़े अच्छे करने चाहिए मिड और स्मॉल कैप से। एक मेरी एनालिसिस ये भी कहती है कि यूएस में अगर आप देखें तो काफी टाइम से जो मिड कैप्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इन द लास्ट 2 या 3-4 महीनों से, और ये डाइवर्जेंस बहुत टाइम तक रही नहीं है। तो इंडियन मार्केट्स में ऐसा हो सकता है कि लार्ज कैप्स थोड़े आउट परफॉर्म करें मिड और स्मॉल कैप्स को। बट ये कहने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर, जैसे मैंने कहा, कंपनीज जहां पर प्राइस का उनको एक एडवांटेज है, जो वो सप्लायर्स हैं और वो सप्लाई करेंगे, और उसमें पेट्रोकेमिकल कंपनीज जैसे आती हैं, जो अभी आपने हाल ही में देखा हुआ उनके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। उनमें से एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है पनामा पेट्रो, जो हमें बहुत पसंद है, बिकॉज इस कंपनी का भी एक एडवांटेज ये है कि ये पूरा फोकस इनका स्पेशलिटी और इंडस्ट्रियल ऑयल्स पे है। और अगेन रशिया में ऑयल और क्रूड प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल की कटौती के चलते, और चाइना का भी सप्लाई थोड़ा कर्टेल होते हुए बिकॉज ऑफ कोविड, इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनीज के लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकता है 1-2 क्वार्टर्स। और ये इसलिए आप देखेंगे कि रिकॉर्ड नतीजे दिखा रहे हैं पेट्रोकेमिकल कंपनीज। तो पनामा पेट्रोकेमिकल एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप इंडस्ट्रियल ऑयल का और रबर हो, ट्रांसफार्मर हो, या फिर इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उस तरीके की इंडस्ट्रीज को ये ऑयल सप्लाई करते हैं। बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन इनके बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, इनका रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग है, इनकी ग्रोथ भी लगभग 25 से 30% की प्रॉफिटेबिलिटी में रही है, और इस तरह के माहौल में ऑब्वियसली ये ज्यादा बेटर करती है। दूसरी कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है और वो अगेन एक सप्लायर है, वो है अंबिका कॉटन। अंबिका कॉटन में भी एक तरह का स्पेशलिटी कॉटन का और यार्न और फैब्रिक का जो सप्लाई करती है ये कंपनी, ये अगेन एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, बिकॉज ये जो अपना कॉटन सोर्स करते हैं जनरली इजिप्ट और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से करते हैं, और वहाँ से सोर्स करके ये अपना यार्न और फैब्रिक बनाते हैं। इस कंपनी का भी स्पेशलिटी यार्न में इंडिया में लीडरशिप है, और फैब्रिक में इन्होंने काफ़ी अच्छे, बिकॉज फैब्रिक एक वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है, उसमें उन्होंने मार्जिन भी इनके अच्छे बनते हैं, और इन्होंने अभी फोकस चालू किया है पिछले 1 या 2 सालों से, और फैब्रिक में ये अपनी कैपेसिटी जोड़ते जा रहे हैं, और यान में इनकी ऑलरेडी कैपेसिटी अच्छी खासी है। तो अगेन इस तरह के माहौल में ये कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। इनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरह से ग्रो हुई है पिछले कुछ क्वार्टरों से, और ये भी डेट फ्री कंपनी है, और इनके भी रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग है। सुशील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। चलिए आगे